हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स। अपन ख़त्म कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन। मतलब अपन मोशन 1D का और 2D एंड 3D का अपन मिक्सचर सारा कुछ पढ़ चुके हैं। आज अपन स्टार्ट करने चाह रहे हैं फिफ्थ चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। अब इन शॉर्ट तो आपको लॉज ऑफ मोशन मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अपन न्यूटन के लॉज पढ़ेंगे, उसकी इक्वेशंस वगैरह होएगी, तो वो तो आप पढ़ के आ चुके हो। लेकिन इसके अंदर कुछ और नई चीज़ें भी ऐड होगी जो आपके 11th और आगे के कंपटीशन के लिए क्या काम आएगी, वो आपको ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर को करना है। तो अभी तक जो भी आपने किया है वो कुछ एक नया चीज़ था, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन आपके लिए नया चीज़ था, सर्कुलर मोशन आप पढ़ चुके थे, तो एक तरीके से प्रोजेक्टाइल नया था। अब यहाँ पे अपन पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी नई नई चीज़ें आएगी। तो जैसे जैसे ये आती जाए आप उसको याद करते जाना, समझते जाना, तो आपके लिए वो क्या है, काम आएगा। तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। एंड अपने पास में सबसे पहले जो पढ़ना है वो है अपने पास में इनर्शिया। तो ये अपन ने इनर्शिया लिख दिया। एंड अपने को पता है इनर्शिया मतलब क्या होता है। इनर्शिया मतलब इन शॉर्ट कोई भी बॉडी अपनी जिस कंडीशन में है उस कंडीशन को चेंज नहीं करना चाहती, ठीक है। अब अपन उस कंडीशन को हर बार क्या बोलते हैं, मोशन ही बोलते हैं। अगर मान लिया बॉडी रेस्ट पे है तो अपन उसका क्या बोलेंगे कि मोशन जीरो है। एंड अगर मान लो वो मोशन कर रहा है तो मतलब उसके पास में कुछ ना कुछ एक वेलोसिटी है जिसकी वजह से वो मोशन कर रहा है। तो अपने को सिर्फ इतना ही याद रखना है। तो अपन इनर्शिया के लिए अपन क्या बोलेंगे, इट is a characteristics of a body by which body does not want to change its state of motion। बस ये चीज़ आपको याद रखना, स्टेट ऑफ मोशन। याद है मैंने बोला है कि डज नॉट वांट टू चेंज इट्स मोशन नहीं है, चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन मतलब क्या होता है, वो रेस्ट में है या मोशन में है, वो वाला चीज़ होता है। एक्सेलरेशन भी हो सकता है, तो वो सारा का सारा चीज़ इसके अंदर आएगा। तो मेनली अगर मैं लीनियर मोशन की बात करूँ, अगर इन लीनियर मोशन में बात करूँ तो इनर्शिया मतलब मेरे पास में क्या होता है, मास होता है। मतलब इफ मास ग्रेटर, तो आप खुद सोच के देखो, अगर मास क्या हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है, तो उसका इनर्शिया मतलब मास ज़्यादा है। तो इनर्शिया मतलब क्या है, स्टेट ऑफ मोशन। अगर मास ज़्यादा है तो वो हिलना चाहेगा या नहीं हिलना चाहेगा। इनर्शिया मतलब क्या है कि वो चेंज नहीं होना चाहता है। तो अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी अपने पास में उसके हिसाब से क्या होगा, ज़्यादा। इनर्शिया ज़्यादा है मतलब वो क्या करना चाहता है, अपनी बॉडी का शेप चेंज मतलब स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना ही नहीं चाहता। एंड मास कम होएगा तो इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको यही चीज़ क्या है, याद रखनी है। अगर मास ग्रेटर तो इनर्शिया भी अपने पास में क्या हो जाएगा, मोर। एंड इसका उल्टा आप याद रख लेंगे, अगर मास को कम कर दिया तो अपने पास में इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ में अपने पास में इनर्शिया भी क्या है, 3 तरीके के हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इनर्शिया है अपने पास में इनर्शिया बाय रेस्ट। दूसरा है अपने पास में इनर्शिया बाय मोशन। और तीसरा है मेरे पास में इनर्शिया बाय डायरेक्शन। ये 3 तरीके के हैं। अपने को तीनों के बारे में सिर्फ समझना है, याद रखना है कि होती क्या चीज़ है। जैसे इनर्शिया मतलब क्या है, वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करना चाहता। तो इनर्शिया बाय रेस्ट मतलब क्या होगा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, रेस्ट से चेंज नहीं होगी। ये सिर्फ इनर्शिया बाय रेस्ट है, मतलब रेस्ट वाला है। एंड इनर्शिया बाय मोशन क्या हो जाएगा अपने पास में कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहना चाहेगी, वो रुकना नहीं चाहेगी। तीसरा है इनर्शिया बाय डायरेक्शन। अगर कोई बॉडी नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है तो वो नॉर्थ में ही चलना चाहेगा, वो साउथ वेस्ट और ईस्ट में नहीं जाएगा। ये है इनर्शिया बाय डायरेक्शन। मतलब जो चीज़ इसके पीछे लिखा हुआ है वो उसको चेंज नहीं करना चाहता है, वो वैसा का वैसा ही रखना चाहता है। तो इसी डेफिनेशन को क्या है, मिला के अपन ने क्या है, इनर्शिया बाय रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन अपन ने बनाया है। तो आप इन तीनों की डेफिनेशन अपने हिसाब से लिख सकते हो, उस चीज़ को याद कर सकते हो। अदरवाइजली आपको यही पूछा जाएगा व्हाट इज़ इनर्शिया, तो आप इनर्शिया के लिए आप यही चीज़ लिखोगे। उसके साथ में 3 चीज़ें, अगर मान लो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो आप उसके साथ में ये लिख सकते हो, अदरवाइजली नो नीड, ठीक है। और इसी के साथ साथ छोटी छोटी टर्म्स आ जाती है। जैसे अपने पास में एक फोर्स होता है, तो फोर्स क्या होता है, अ पुल और पुश ऑन अ बॉडी। किसी को खींचना या किसी को धक्का देना एक तरीके का क्या है, पुश या पुल। और वही उसके पास में क्या होता है, फोर्स एक क्वांटिटी होता है कि अपन ने उसको पुश किया या पुल किया, तो वो क्या चीज़ लगा कर किया है, फोर्स लगा कर किया है।
उसी के साथ छोटी छोटी टर्म्स है, डायरेक्ट आपको याद रखनी है क्योंकि वो बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। एक अपन ने रिजिड बॉडी पहले पढ़ा था। अब रिजिड बॉडी को ये क्या बोलता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब ये अपने पास में सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, अब इसके पास में बहुत सारे पार्टिकल्स है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ मैनी पार्टिकल विच हैव सेम वेलोसिटी। सारे पार्टिकल्स की क्या होनी चाहिए, सेम वेलोसिटी एंड सेम डिस्टेंस बिटवीन देम। उन सारे पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब मैंने इसको यहाँ पे पकड़ रखा है, अब मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँ तो सारे के सारे पार्टिकल एक साथ में चल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि एक पार्टिकल यहीं जाके और बाकी सारे निकले, ऐसा नहीं, साथ में चलने चाहिए। तो वो मेरे पास में क्या कहलाता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। उसी के साथ साथ अपने पास में फोर्स भी क्या है, दो तरीके के, एक है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या फ़र्क है, इंटरनल आपको कभी भी मोशन नहीं कराता है, अंदर ही रखता है, अंदर से ही अपने को धक्का वगैरह देगा। एक्सटर्नल आपको क्या करवाएगा, मूव करवाएगा। तो एक्सटर्नल गिव्स मोशन, वो अपने को क्या देगा, मोशन देगा। इंटरनल आपको मोशन नहीं देता है। डज नॉट गिव मोशन। इंटरनल आपको कभी मोशन नहीं देगा, इंटरनल अपने पास में ही वो चीज़ रख जाता है। जैसे अपन बाद में पढ़ेंगे एक मोमेंटम आएगा, तो मोमेंटम में क्या होता है अपने पास में, वैसे ये चीज़ पढ़ चुके हो नहीं पढ़ चुके हो तो याद रख लेना का मोमेंटम मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि अगर किसी बॉडी को मैं धक्का दूँ तो उसके पास में वेलोसिटी भी आता है, उसके साथ में एक्सेलरेशन भी आता है। ये अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ चुका है कि अगर किसी बॉडी को धक्का दें तो वेलोसिटी भी जाएगा और एक्सेलरेट भी हो सकता है, लेकिन वो मोमेंटम में नहीं आएगा। मोमेंटम मतलब एक तरीके से अपने को क्या चाहिए, झटका चाहिए होता है, एक स्ट्राइकिंग अपने को चाहिए होती है, तो वो उसको मोमेंटम में साथ में चाहिए होता है, जो यहाँ से नहीं मिल पाता। इंटरनल सिर्फ क्या करता है, सिर्फ उसको मोमेंटम दे पाता है। जैसे उसने एक दीवार पे स्ट्राइक किया तो अब वापस आने के लिए उसको क्या चाहिए, इंटरनल वाला क्या करेगा, इंटरनल के हिसाब से उसने वहाँ पे स्ट्राइक किया, सेम टू सेम इंटरनल उसको वापस भी स्ट्राइक बैक कर देगा। तो उसके पास में क्या है, सेम जैसे वो गया है वैसे के वैसे वो वापस आएगा। एंड अगर मान लो एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल तो अपन यहीं से ही देंगे, जैसे ही वहाँ यहाँ से दिया एक्सटर्नल तो वहाँ पे जाके वापस क्या लग जाएगा, इंटरनल ही लगना है। तो वो सेम नहीं हो पाते। तो इंटरनल और एक्सटर्नल में फ़र्क इतना ही है, वो क्या है, गिव्स मोशन, उसको ज़्यादा मोशन करवा देते हैं और ये उसको वो चीज़ मोशन नहीं करवा पाते। मतलब जितना है जैसा चल रहा है वैसा का वैसा ही वो चलता है। तो यही दोनों डिफरेंस है कि एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स में यही है, एक्सटर्नल फोर्स उसको मोशन दे देता है, इंटरनल फोर्स अपने को मोशन नहीं देता है। तो इन्हीं के साथ में अपन करते हैं कि अगर मान लो वर्क ऑन बॉडी करना है अपने को, किसी बॉडी पर अपने को क्या करना है, वर्क करना, तो अपने को दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले चाहिए एक मास और दूसरी अपने को क्या चाहिए, वेलोसिटी। और इसी से ही अपने पास में क्या निकलता है, मोमेंटम। मोमेंटम को अपन लिखते हैं स्मॉल पी, याद रखना दिस इज द स्मॉल पी, कैपिटल पी फिर विल बी यूज्ड फॉर पावर। तो ये है स्मॉल पी और स्मॉल पी का फॉर्मूला है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। इसका यूनिट मेरे पास में क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड। एंड अगर मैं इसका डायमेंशन लिखना चाहूँ, ये मेरे पास में यूनिट हो गया। और इसका डायमेंशन लिखना चाहूँ तो देखो ये m मास के लिए, मीटर मेरे पास में लेंथ के लिए, और टाइम है तो इसको ऊपर लेके आएंगे तो t-1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास में मोमेंटम। तो मोमेंटम एक्चुअली होता क्या है कि अगर मैं किसी बॉडी को स्ट्राइक करूं तो उसके पास में वैसे भी मास है ही, एंड अगर मैंने उसको फेंका है तो उसके पास में एक वेलोसिटी भी आता है, तो उसके पास में एक मोमेंटम भी आता है। अब क्या पता अपने को वो वापस अपने पास में है जैसे कि जैसे फेंका है वैसे वैसे अपने पास में आएगी या नहीं आएगी। तो वो कंडीशन किसके ऊपर होगी, मोमेंटम। एंड इन्हीं के साथ में ये भी चीज़ें जुड़ जाती है। अगर एक्सटर्नल लगाया तो डिपेंड्स, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, और इंटरनल लगाया तो आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मोमेंटम मतलब एक तरीके से क्या है, इम्पल्स है, मूवमेंट, कितने टाइम में या कितने एक शॉर्ट इंटरवल में उसके अंदर कितना मूवमेंट आया, वो उसका क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। और उसका फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अगर उसका मास ज़्यादा है और वेलोसिटी अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मोमेंटम हमेशा फॉर बॉडी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अपने को पता है भारी चीज़ है क्यों हिलना चाहेगी, तो मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी उसका क्या हो जाएगा, कम। एंड अगर मास कम है तो वेलोसिटी अपने आप क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो ओवरऑल मोमेंटम अपने पास में क्या रहता है, सेम ही रहता है। वो भी अपन आगे देखेंगे कि मोमेंटम इज़ कंजर्व फॉर ऑल बॉडीज़। तो वो वही चीज़ है कि मास और वेलोसिटी दोनों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन टोटल मोमेंटम हमेशा फॉर अ बॉडी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो ये चीज़ें छोटी छोटी थी, जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे इसके अंदर, वो आपको याद रखना है। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक लॉज ऑफ मोशन की तरफ।
यह है अपने पास में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड उसका दूसरा नाम है अपने पास में क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया, जो अपन ने अभी पढ़ा है। इनर्शिया मतलब कोई बॉडी अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करना चाहती है, उसी के हिसाब से ही क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अपने बनाया गया है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मतलब क्या बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और मोशन विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ये चीज़ अपने पास में काम की है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है या मोशन में है तो वो हमेशा उसी में ही रहना चाहिए, मतलब रेस्ट में है तो वो पड़ी रहना चाहिए, मोशन में है तो वो चलती रहना चाहिए। अनलेस कब तक, एन एक्सटर्नल फोर्स, अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो वो रुक भी सकती है या एक्सेलरेट भी कर सकती है। स्टेट ऑफ मोशन मतलब क्या है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। अगर मैंने फोर्स लगाया तो वो एक्सेलरेट भी कर सकता है, अगर मैंने ब्रेक लगाया तो वो रुक भी सकता है। मतलब उसका स्टेट ऑफ मोशन दोनों कंडीशन में, अगर फोर्स पीछे की साइड में लगाया तो रुक जाएगा, आगे की साइड में लगाया तो वो एक्सेलरेट हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में मेरा वो फोर्स उसके मोशन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा और वो फर्स्ट लॉ को ख़त्म कर देगा। तो इसीलिए अपने पास में जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तब तक वो बॉडी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। तो यही चीज़ अपने पास में इसका स्टेटमेंट है। एंड फर्स्ट लॉ से मेरे को क्या मिलता है, फोर्स का डेफिनेशन मिलता है। फोर्स का डेफिनेशन कैसा होगा, जब तक आप किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगाओगे वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा। जैसे ही आपने फोर्स लगाया तो वो अपना स्टेट ऑफ मोशन क्या कर देता है, चेंज कर देता है। यही फोर्स का क्या है, डेफिनेशन है। बाद में फोर्स का डेफिनेशन चेंज हो जाता है, जो मास इंटू एक्सेलरेशन जो 9th में आप पढ़ के आए हो वो अलग है। इन शॉर्ट इसका मतलब ये होता है कि देखो ये अनलेस एक्सटर्नल फोर्स, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तब तक वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा दूंगा तो वो यूनिफॉर्म स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और वो काम वहीं पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फोर्स का डेफिनेशन यही चीज़ है कि जब तक किसी के ऊपर फोर्स लगाया नहीं जाता तब तक वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करता। जैसे ही फोर्स लगाया जाएगा वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करेगा ही करेगा। कंडीशन उसके पास में क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, ये उसका कंडीशन है। अदरवाइज ये सब कुछ सही सलामत चलता रहता है। ठीक, तो एग्जाम्पल दिया हुआ पर्सन इन द बस एंड डस्ट ऑन द कारपेट। तो ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल्स है, क्वेश्चन भी इसके आते हैं कि जैसे पहले 9th में भी आपने पढ़ चुका है कि अगर कोई बस मतलब कोई पर्सन बस में बैठा है, बस ने सडन ब्रेक लगाया या सडन एक्सेलरेट किया तो आदमी मूव अहेड और मूव बैक होता है। मतलब जैसे ही उसने ब्रेक लगाया तो आदमी आगे चला जाता है, जैसे ही एक्सेलरेट किया तो अपन पीछे चले जाते हैं। तो कंडीशन लोग उसको एक्शन रिएक्शन मान लेते हैं थर्ड लॉ के हिसाब से, लेकिन वो होता है फर्स्ट लॉ के हिसाब से। रीज़न मैं बता देता हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिख देना कि जैसे मान लो पर्सन बैठा है, गाड़ी भी वहीं पे ही खड़ी है, तो तब तक वो क्या है, रेस्ट में है। जैसे ही अब गाड़ी स्टार्ट हुई तो अपन क्या हो जाते हैं, मूव बैक हो जाते हैं। तो उसके अंदर क्या है, जैसे ही गाड़ी चली तो अपनी बॉडी का कौन सा हिस्सा उसके सबसे पहले टच में था, वो था लेग। अपने लेग बस से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, बाकी का पूरा बॉडी है जैसे कि जैसे टच में नहीं है। तो लेग टच में, तो जैसे ही बस ने चलना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले अपने कौन चलने स्टार्ट होंगे, लेग चलने स्टार्ट होंगे। तो बस चल गई, लेग भी चल गया, लेकिन अपना ऊपर का बॉडी नहीं चला। तो ये अपने पास में बस चला, ये अपने पास में अपन ऐसे बैठे हैं तो लेग चला। तो ये जैसे ही बस चला तो अपना लेग चल जाएगा और अपन कहाँ चले जाएंगे, पीछे चल जाएंगे। तो लेग ही चलते हैं, जब एक्सेलरेट किया जाता है फॉर अ मोमेंट उस टाइम पे लेग चल जाते हैं और अपना बॉडी क्या हो जाता है, मूव कर पाता है। तो यही चीज़ ही है कि अगर बस ने एक्सेलरेट किया तो अपने लेग या अपना जो लोअर पार्ट बॉडी का होता है वो एक्सेलरेट बस के साथ में करता है, अपर पार्ट नहीं कर पाता, इसलिए अपर पार्ट पीछे चला जाता है एंड लोअर पार्ट अपने पास में बस के साथ में निकल जाता है। इन सेम टू सेम अगर बस चल रहा है तो ब्रेक लगाया तो वही है, अगर बस चल रहा है तो अपना पूरा बॉडी चल रहा है और जैसे ही वो ब्रेक लगाएगा तो अपने पास में लोअर बॉडी जो उस बस के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन अपर बॉडी नहीं रुकेगा, क्यों, क्योंकि बाय द इनर्शिया जो जिस स्टेट ऑफ मोशन में वो उस स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहेगा। तो पूरा का पूरा बॉडी मोशन में है। अपन ने ब्रेक लगाया सिर्फ टांगों के पास में, या टांगे जो बस में लगाया है, जो बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है टांगे, तो वो रुक जाएगी और ऊपर की बॉडी क्या होगी, चलती रहेगी। तो जैसे ही बस चल रहा है अपन ने लगाया ब्रेक और ये बॉडी ऐसे हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये उसी जगह पर रुक जाएगा लेकिन बॉडी आगे क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। तो ये बस पर्सन इन द बस वाले केसेस है दो, कि जब अगर ब्रेक लगाया जाए तो पर्सन आगे खिसक जाता है, मगर एक्सेलरेट किया जाए तो पर्सन पीछे खिसक जाता है। तो वो चीज़ है। और दूसरा है डस्ट ऑन द कारपेट। अगर मान लो एक गद्दा वगैरह जो घर पे अपन यूज़ लेते हैं, अगर उसको लकड़ी से मारा है या अपन को धूल हटानी होता अपन उसको क्या करते हैं, जोर से पीटते हैं। तो डस्ट के पार्टिकल वहाँ से क्या होते हैं, ऊपर उठते हैं। तो वो इसी वजह से होते हैं कि जैसे ही मान लिया अपन डस्ट उसके ऊपर पड़ी है, तो डस्ट जैसे ही उसके ऊपर पड़ी है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, वहीं पे अपन ने उसको मार के उसका स्टेट ऑफ मोशन क्या कर दिया, चेंज कर दिया, वो ऊपर उठ गया।
तो अब उसको वापस जब हवा में आया तो वो मोशन में आ चुका है, लेकिन वो चाहता क्या है कि वो वापस किस में आ जाए, रेस्ट में आ जाए। रेस्ट में जैसे ही आने के लिए अपन जैसे ही उसको वहाँ से पटकते तो वो ऊपर उठता है, एंड अपनी पोजीशन में आने के लिए वो वापस क्या हो जाता है, साइड में बिखर जाता है, मतलब वापस ज़मीन पे आ जाता है, लेकिन बाहर की साइड में, सेम जगह पे नहीं आता। क्यों? क्योंकि अपन ने वहाँ से उसको मार के उड़ाया है। तो ये भी किसकी वजह से होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ड्यू टू इनर्शिया या फिर ड्यू टू ऑफ इनर्शिया बाय रेस्ट ऑफ डस्ट पार्टिकल, डस्ट कम्स आउट फ्रॉम द कारपेट। तो ये फर्स्ट लॉ के हिसाब से होता है। तो कुछ चीज़ें आपको कंफ्यूज करती है। अभी ये 2 केसेस हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो होते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के, लेकिन अपन कोई और लॉ ही समझ लेते हैं। तो ये चीज़ अपने को माइंड में रख के काम करना है। अब आते हैं अपन सेकंड लॉ की तरफ। तो सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है अपने पास में। स्टेटमेंट ध्यान रखना, जैसे इसका स्टेटमेंट ये था तो इसका स्टेटमेंट ये है। स्टेटमेंट आपसे वो पूछा जाता है, एंड अगर फॉर्मूला है साथ में या एग्जांपल है, जैसे इसके एग्जांपल है तो अपने को एग्जांपल लिखने, इसके साथ में फॉर्मूला आएगा तो अपन उसको फॉर्मूला लिखेंगे। लेकिन याद रखना, जब भी वो पूछा जाए डेफिनेशन, तो ऐसा नहीं कि डेफिनेशन लिख के छोड़ देने का, उसका एग्जाम्पल, उसका फॉर्मूला जो भी आपको उसके साथ में आता है वो आपको साथ में लिखना है, तो ही अपने पास में प्रॉपर मार्क्स, प्रॉपर इम्प्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। तो आपको वो चीज़ याद रखना है। तो इसका स्टेटमेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी अपन ने पढ़ा मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, तो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन सेकंड चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं, तो ये अपने पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ये फोर्स। और रेट ऑफ चेंज, तो याद रखना रेट मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम, ये हमेशा याद रखना। तो डिवाइड बाय टाइम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये भी चेंज हो रहा है तो टाइम भी क्या हो रहा है, चेंज। तो उसके हिसाब से अपन ने क्या लिखा, dp अपॉन dt, दिस p इज स्मॉल फॉर द मोमेंटम। तो ये चीज़ अपने को इसके साथ में याद रखनी। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो अपने पास में एक क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और देखो ये चेंज है, तो चेंज अपन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट, अपन पहले ऐसे कर लेते हैं, लेट टाइम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t सेकेंड्स तक, 0 से लगा कर t सेकेंड्स तक चला है। तो अपने पास में जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला था मास इंटू वेलोसिटी। तो कुछ टाइम के बाद में मास तो चेंज नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी अपने को पता है चेंज हो जानी है। तो अपन क्या कर देते हैं, चेंज निकालना है तो पहले फाइनल, मतलब मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, फिर अपन माइनस लगाएंगे मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। ये अपने पास में मेथड है नॉर्मल से तरीके। एंड टाइम कितना चेंज हुआ, t सेकेंड का। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो k m को बाहर निकाल दिया, v माइनस यू अपॉन में t, ये हो गया f। तो f इज इक्वल टू k m, एंड अपने को पता v माइनस यू बाय t, अपन पिछले चैप्टर का यूज़ कर सकते हैं। एंड ये अपने को देता है एक्सेलरेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला मेरे पास में क्या आ जाता है, k मास इंटू एक्सेलरेशन। अब k इज ए कांस्टेंट, तो अपन नॉर्मली तो क्या है k को 1 कर देते हैं, लेकिन अपने को रीज़न नहीं पता कि k को 1 क्यों किया गया। देखो यहाँ पे अपन ने एक नई क्वांटिटी बनाई है। अभी तक अपने को सिर्फ फोर्स का डेफिनेशन पता था, फोर्स के बारे में नहीं पता था। अपन मास पढ़ते आ रहे हैं, एक्सेलरेशन अपन ने पहले चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन फोर्स अभी पहली बार आया है। तो याद रखना, जब भी कोई क्वांटिटी फर्स्ट टाइम आती है तो जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट को अपन हमेशा क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे आगे भी फॉर्मूले आएंगे जिसमें कांस्टेंट बहुत सारे आएंगे, लेकिन उनको 1 नहीं किया जाएगा। 1 उसी कंडीशन में किया जाता है जब अपने पास में कोई नया क्वांटिटी बन रहा है। और यहाँ पे फोर्स मेरे पास में क्या है, नया क्वांटिटी बन रहा है। तो k को 1 कैसे करेंगे, तो लेट कर लिया मैंने, मास इज इक्वल टू 1 kg, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड फोर्स इज इक्वल टू 1। सब कुछ 1 कर दिया, तो देयरफॉर k मेरे पास में क्या हो जाएगा, 1। तो मेरे पास में फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मेरे पास में सिंपल सा फार्मूला जो अपन आज तक पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका यूनिट देखो, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन अपने पास में क्या आ जाएगा, तो ये m, l और t माइनस 2 हो जाएगा। और ये अपने पास में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये अपने को याद रखना है। तो वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन क्या होएगा, जिस डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में अपने पास में क्या जाएगा, फोर्स ही जाएगा। तो ये चीज़ इसी के साथ में आती है। अब इसको एक दूसरा यूनिट भी दिया जाता है, क्यों, क्योंकि ये लॉज निकालने वाला कौन था, न्यूटन। तो इसको न्यूटन यूनिट भी दिया जाता है और इसको लिखा जाता है कैपिटल N। तो क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन को डिफाइन कैसे, देखो फोर्स को 1 बनाना है। तो इफ बॉडी ऑफ मास 1 kg
is accelerated by 1 meter per second square, then force experienced by body is 1 न्यूटन। अपने को करना क्या था, देखो फोर्स को 1 बनाने के लिए मास को भी 1 करना है, एक्सेलरेशन को भी 1 करना है, तो फोर्स मेरे पास में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और वही चीज़ को मैंने डेफिनेशन के तौर पे उतार दिया। तो ये अपने को डेफिनेशन किसका मिला, 1 न्यूटन का मिला। एंड मेन चीज़ जैसे फर्स्ट लॉ अपने को क्या देता था, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, तो अपने को सेकेंड लॉ भी याद रखना है। सेकेंड लॉ गिव्स फॉर्मूलेशन ऑफ फोर्स का क्या देता है, वो फॉर्मूलेशन देता है। और यही सेकंड लॉ का मेन चीज़ है। तो सेकंड लॉ में एक और चीज़ भी आती है जिसे अपन बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो वो भी अपन देखते हैं। तो अपने को पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एंड कंजर्वेशन का मतलब जो आप आज तक समझते आ रहे हैं, अपने को वो नहीं समझना है कि नथिंग भी कराए, मतलब कुछ भी क्रिएट नहीं होता, कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि बिफोर समथिंग एंड आफ्टर समथिंग विल बी द क्वांटिटी इज इक्वल। हमेशा कुछ भी होने से पहले और कुछ भी होने के बाद में उस क्वांटिटी का टोटल हमेशा क्या रहता है, सेम। जैसे यहाँ पे मोमेंटम, तो मोमेंटम कब होता है, जब अपन किसी से कोलाइड करते हैं या स्ट्राइक करते हैं। तो कोलिजन से पहले मोमेंटम और कोलिजन के बाद में मोमेंटम, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम होएगा। और यही मेरे पास में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉजिक है। तो अपन इसका स्टेटमेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन या स्ट्राइकिंग इज सेम अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, तब तक सारा का सारा काम आसान है। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लग गया, वो काम वहीं पे क्या हो जाएगा, बिगाड़ देगा। दो चीज़ याद रखनी। तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ आई मतलब इनिशियल, एफ मतलब फाइनल। माइनस क्यों लगाया, डायरेक्शन के हिसाब से। जब वो जाएगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, वापस आएगा तो इस डायरेक्शन में। दोनों बार डायरेक्शन क्या होगा, चेंज। तो एक जना प्लस में और दूसरी जना माइनस में। क्यों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से अपने को वो लेना आता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अभी फर्स्ट लॉ अपन ने, सेकंड लॉ के डेरिवेशन में अपन ने लिखा ही है फॉर्मूला। तो फाइनल माइनस इनिशियल और वन बॉडी, यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल और सेकंड बॉडी। तो अपन ने वो चीज़ सॉल्व किया। यहाँ पे टी से टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये माइनस के साथ मैंने ऐसे लिख दिया। अब माइनस से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस, ये इसको माइनस में बना देगा, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये u1 वाली टर्म को मैंने इधर भेज दिया और v2 वाली टर्म को मैंने इधर भेज दिया। तो ये माइनस वाली टर्म यहाँ पे आगे प्लस में, और ये माइनस वाली टर्म वहाँ पे जाके प्लस में हो जाएगी। तो अपन इसको पहले लिखते हैं और इसको बाद में लिखते हैं याद करने के तौर पे। तो ये अपने पास में इनिशियल मोमेंटम है ऑफ अ सिस्टम, और ये मेरे पास में फाइनल मोमेंटम है ऑफ अ सिस्टम। ऑफ अ सिस्टम मतलब दो पार्टिकल दिख रहे हैं, m1 में m2, यहाँ पे भी m1 m2। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u1 है, वहाँ पे v1 है, लेकिन मासेस के हिसाब से है अपने पास में। लेकिन टोटल मोमेंटम इनिशियल और फाइनल हमेशा क्या रह रहा है, सेम। यही मेरे पास में क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट है, उसका मतलब है। और इसी के साथ साथ में अपने को ये भी याद रखना होता है, इसका स्पेशल केस है कि रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन में मतलब क्या होता है कि अपने पास में एक गन है, गन के पास में बुलेट है, ठीक है। वो बुलेट को फायर करेगा, सामने टारगेट को लगेगा। तो अपने को फॉर्मूला यही लगाना है। देखो यहाँ पे अपन इनिशियली एम बी मतलब मास ऑफ बुलेट, एम जी मास ऑफ गन, कुछ ना कुछ होता ही है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यू बी एंड यू जी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन। जब मैंने गन और मतलब बुलेट को मैंने चलाया ही नहीं है, तो गन भी मूवमेंट नहीं करती है, बुलेट भी मूवमेंट नहीं करती। तो इनिशियल दोनों का वेलोसिटी क्या, ज़ीरो। जैसे ही वो चला बुलेट, तो अपने को पता है गन थोड़ा सा पीछे की साइड में क्या है, फोर्स लगाती है। इसीलिए अपने को बोलते हैं कि स्टेबल रखो, अदरवाइज भी कंधा या फिर हाथ में लचक पड़ सकता है। तो वो चीज़, तो फाइनली अपने को पता है, फाइनली वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बुलेट कहाँ जाएगा, उस साइड में जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ गन इस साइड में जाएगा। दोनों का डायरेक्शन अपने पास में क्या होएगा, अलग अलग होएगा, अपोजिट होएगा। तो अपन उसी को ही चेक करते हैं। तो मेरा फॉर्मूला है मेरे पास में m1 u1 मतलब mb ub प्लस mg ug इज इक्वल टू mb vb प्लस mg vb, ठीक है, सॉरी mg vg। गन और बुलेट का लिखा है, जी और बी गन और बुलेट के लिए। तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों का क्या है, जीरो। तो मास से मल्टीप्लाई करो या ना करो, अपने को टोटल मिलेगा क्या, जीरो प्लस जीरो। यहाँ पे अपने पास में कुछ ना कुछ चीज़ है, तो अपन ने वही सेम टू सेम क्या है लिख दिया।
अपने को चाहिए वेलोसिटी ऑफ गन। क्यों? क्योंकि बुलेट किस स्पीड से जाता है वो तो अपने को पता है, लेकिन गन किस स्पीड से पीछे की साइड में जाता है उसे बोलते हैं क्या? रिकॉइल वेलोसिटी। तो अपने को वेलोसिटी ऑफ गन चाहिए, तो एम जी वी जी इज इक्वल टू, ये माइनस में एम बी वी बी, और इसको अपन नीचे फेंक देते हैं, तो माइनस का एम बी वी बी अपॉन एम जी। ये मेरे पास में क्या है? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। मतलब वो गन किस स्पीड से पीछे जाता है। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जिस स्पीड में या जिस डायरेक्शन में अपने पास में बुलेट जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है? गन चलता है। तो ये अपने को माइनस साइन के साथ है, और ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला, वो गन का हो या बोले किसी भी चीज़ का हो जिसमें अपने को पीछे की साइड में भी धक्का लगता है, तो वो वाला इसी के साथ में क्या है? काम आने वाला। तो ये एक स्पेशल केस है सेकेंड लॉ का। सेकेंड लॉ अपने को क्या देता है? फॉर्मूला ऑफ द फोर्स, जिसके अंदर अपने पास में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आता है। अब लास्ट टॉपिक मतलब थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन। तो थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है अपने पास में एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जितना अपन किसी भी फोर्स लगाएंगे तो सामने वाला भी अपने पास में उतना का उतना ही फोर्स लगाएगा। कंडीशन क्या अपने को फील होता है या नहीं होता उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैंने एक्शन किया है तो उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन भी आएगा ही आएगा। ये हमेशा उसके साथ में रहता है। इसमें कंडीशन अपने पास में क्या होती है कि 2 बॉडीज आर रिक्वायर्ड। इसके लिए हमेशा अपने को कितनी बॉडीज चाहिए? 2 बॉडीज आर required and force are always act in pair। फोर्स हमेशा क्या है? पेयर में काम करेगा। फोर्स वो दो कौन से होंगे? एक होएगा अपने पास में एक्शन, और दूसरा अपने पास में क्या होएगा? रिएक्शन होएगा। तो 2 बॉडीज तो अपन ने देख ली। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन बोला कि पर्सन स्टैंडिंग ऑन बोट एंड जंप टू बैंक। वो बोट पे खड़ा है और बैंक पे क्या कर रहा है? कूद रहा है। तो बोट पे जैसे ही खड़ा है वो जंप करता है जैसे ही बैंक पे, तो वो बोट कहाँ चली जाती है? पीछे, लेकिन इंसान कहाँ चला जाता है? आगे। तो आगे गया मतलब उसने एक्शन किया, बोट पीछे चली गई, तो उस एक्शन का वापस वहाँ पे क्या हो गया है? रिएक्शन हो गया। यही क्या है? एक्शन रिएक्शन। जैसे रिकॉइल वेलोसिटी अपन ने पढ़ा, तो रिकॉइल वेलोसिटी भी क्या है? गन, बुलेट आगे गई तो गन कहाँ गई? पीछे। तो बुलेट ने आगे एक्शन किया तो गन ने वहीं पे किया, पीछे उसको रिएक्शन मिला। तो यही चीज़ है। अब उसमें एक एक्शन रिएक्शन, एक एक्शन फोर्स होता है और एक रिएक्शन फोर्स होता है, और ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये दोनों हमेशा क्या है? डिफरेंट बॉडीज पे काम करते हैं, सो दैट दे डज नॉट कैंसिल ईच अदर। ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग बॉडीज पे काम कर रहे होते। एक ही बॉडी पे काम कर रहे होते तो अपन टोटल सम निकाल लेते, ये अलग अलग बॉडी पे काम करते हैं, तो इसीलिए ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। एंड अगर मान लो एक ही बॉडी पर काम कर रहे हैं तो अपने पास में क्या होता है? इफेक्ट ऑफ फोर्स आता है कि अगर मान लो एक ही बॉडी पर काम कर रहे हैं तो सारे फोर्सेज को अपन क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो मेन चीज़ अपने पास में अगर कोई बॉडी यहीं पे एक स्टेबल कंडीशन में रही है तो देखो, ना तो वो नीचे जा रही है ना ही वो ऊपर जा रही है, मतलब उसके ऊपर जितना भी फोर्स लग रहा है वो हर एक फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है। तो हमेशा अपन यहाँ पे 2 ही फोर्स मानते हैं। अगर कोई बॉडी कहीं पर भी पड़ी है, हमेशा नीचे की साइड में क्या लगेगा? m इंटू जी, एक फोर्स लगेगा। द मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया, लेकिन नीचे की अपवर्ड डायरेक्शन है तो एक्सेलरेशन जी में बदल गया, तो m इंटू जी। अब नीचे लग रहा है तो वो नीचे धंस जाना चाहिए, लेकिन नीचे नहीं धंसता है, तो ऊपर की साइड में भी एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है जिसे अपन क्या बोलते हैं? रिएक्शन। अब इसको कोई r भी लिखता है, कोई n भी लिखता है, कुछ भी लिख सकते हैं, तो सब अलग अलग होता है, तो अपने को उसी हिसाब से याद रखना है। एंड फॉर दिस कंडीशन n इज इक्वल टू एम जी। एन को नॉर्मल रिएक्शन या सिर्फ रिएक्शन भी बोलते हैं, तो वो दोनों क्या होते हैं? बराबर। अब अलग अलग कंडीशंस है कि अगर मान लो बॉडी स्लांट में पड़ी है जो थीटा एंगल बना के, तो अपने को पता है एम जी हमेशा कहाँ लगना है? नीचे ही लगना है, और रिएक्शन हमेशा क्या लगना है? परपेंडिकुलर टू बॉडी लगना है। ये चीज़ कंडीशन याद रखना। आप बोलो कि नहीं रिएक्शन भी सीधा सीधा लगेगी, वो नहीं। रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द बॉडी। बॉडी ऐसे पड़ा है तो उसके परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, लेकिन एम जी हमेशा, बोले बॉडी कैसे भी पड़ा हो, एम जी हमेशा क्या लगेगा? नीचे ही लगेगा। तो ये थीटा है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये भी मेरे पास में क्या आएगा? थीटा। अब कैसे थीटा आएगा? देखो, ये मेरे पास में एक ट्राइंगल बन रहा है, तो ये थीटा है
तो इधर मेरे पास में कौन चला जाएगा, 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर जा रहा है। ये 90 है तो ऊपर वाला मेरे पास में क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। आप लिख के उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाला जो एंगल है हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अपने को ये पूरा एंगल अपने को पता है कितना है, 90 डिग्री है। तो 90 माइनस थीटा में से 90 अगर चला गया तो मेरे पास में कौन बच जाएगा, थीटा। तो अपने को यही चीज़ डायरेक्ट याद रखना है, कोई नहीं पूछेगा कि वो थीटा कैसे आया, तो डायरेक्ट याद रखना। और इसका अगर मैं कंपोनेंट बनाऊँ तो अपने को पता है जिसके साथ थीटा बना वो कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं बना वो साइन थीटा। तो यहाँ पे आर या फिर एन एम जी कॉस थीटा के बराबर हो गया, ठीक है। और तीसरा कंडीशन भी आता है अपने पास में जब वो दीवार से सटक के बैठा है, ठीक है, और अपने पास में फोर्स ऐसे लग रहा है। तो अपने को पता है नीचे की साइड में क्या लग रहा होगा, एम जी लग रहा होगा। रिएक्शन कहाँ लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा। ये चीज़ अपने को याद रखना है। तो अब रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स के बराबर हो जाएगा। एंड फोर्स अपने को पता है mg होता है, लेकिन अभी के लिए अपन इस कंडीशन, क्यों फोर्स अपन ने किस लिए लगाया कि वो बॉडी वहीं पे स्टिक रहे। अगर स्टिक नहीं रहेगा तो फ्रिक्शन लगेगा, जो अपन बाद में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इस कंडीशन में अपने पास में रिएक्शन फोर्स किसके बराबर हो जाता है, आर की जगह एन ही लिख दो, क्योंकि अपन एन से ही स्टार्ट करेंगे। तो एन इज इक्वल टू एफ, तो नॉर्मल इज इक्वल टू फोर्स के बराबर यहाँ पे mg cos थीटा, यहाँ पे mg। तो कंडीशंस की बॉडी कैसे पड़ी है और उसके ऊपर अपन काम करेंगे। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स थे जो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो ये सारे स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वीडियो में अपन थोड़ा सा कुछ अलग करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसी को ही याद रखें।